आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीएसएस, और हम चाहेंगे तो बहुत जल्दी से इसको भी खत्म कर देंगे। तो देखते हैं कि सीएसएस होता क्या है। CSS इज द लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल एंड HTML डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब ये है कि हम जो HTML का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक जो वेब पेज बनाते हैं ना, उस पे जो है एक स्टाइल अप्लाई करने के लिए ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड। ये बता रहा है कि जो है हमारे जो एलिमेंट है वो किस तरह से दिखेंगे, ठीक है। स्टाइल ये डिस्क्राइब करता है। तो स्टाइल डिफाइन में मतलब हम कह सकते हैं कि उसका कलर, उसका स्टाइल, उसका साइज, सारा कुछ हम जो है स्टाइल के थ्रू डिक्लेयर करते हैं। जो हमारा HTML का एक पेज होता है, जैसे मैं फोल्डर पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ CSS का फोल्डर ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ सो दैट कि आपको भी चीज़ें प्रॉपर क्लियर होती चले। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमारा CSS का फोल्डर भी आ चुका है और यहाँ पे हम एक फाइल ऐड करेंगे CSS.html। एक्सटेंशन के बाद हम वन नहीं ले सकते, .html हमारा मेन एक्सटेंशन है, ठीक है। तो हमने CSS1 HTML लिख दिया और हमने हमारा इंटर, ये हमारा पेज बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम सिर्फ और 1 दबाएंगे और यहाँ पे हमारा HTML का एक फॉर्मेट बनके तैयार हो गया। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था ये हमारा डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, इसकी लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। यहाँ पे हमारा ये हेड पार्ट हो गया और ये हमारा बॉडी पार्ट हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो, अभी जो हम एलिमेंट्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जो भी हम एलिमेंट्स यूज करेंगे उनको स्टाइल करने के लिए हमें CSS की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे एक बॉडी, हम बॉडी टैग की बात करें, अगर हमें बॉडी किस टाइप से स्टाइल करनी है तो हम यहाँ पे स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल और यहाँ पे मैंने दे दिया कलर और यहाँ पे मैंने लिख दिया रेड। तो अब हमारा जो वेब पेज बन के तैयार हो जाएगा ना, वो पूरा बॉडी कलर रेड ही हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। अब स्टाइल बहुत मजेदार चीज है, मतलब एकदम आपको मजा आने वाला है। अब यहाँ पे हमने कलर जो डिफाइन किया है रेड, अगर हम इसमें लिखते हैं, सपोज कि मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया, चलो मैं लिखता हूँ हेलो डिलूटर, हेलो डिलूटर, Ctrl+S। अब क्या होगा, मैं अगर इसको रन करके दिखाऊं, क्या होगा, यहाँ पे सारा कंटेंट आपको रेड मिलने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉडी का स्टाइल डिफाइन कर दिया रेड। हम इस पे जो भी कंटेंट यूज करेंगे उसका कलर रेड ही आएगा। अगर हम इस पेज को ये जो हमारा वेब पेज है, सॉरी, अगर ये हमारा वेब पेज है, अगर हम इसको, अभी व्हाइट है टेक्स्ट, यहाँ पे लिख रहा है रेड कलर का, लेकिन अगर हम इस पे जो है बैकग्राउंड कलर ही पूरा सेट कर दें कोई, मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसी बॉडी पार्ट को, मतलब हम पूरी पूरी बॉडी को स्टाइल कर रहे हैं, ऑलराइट, यहाँ पे हमने क्या किया, स्टाइल डिफाइन कर दी, कलर रेड कर दिया। अब हम इसमें एक स्टाइल और डिफाइन करते हैं, बैकग्राउंड कलर। मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में सपोज करो कि मैंने एक्वा कलर फिट कर दिया, Ctrl+S किया। अब हमारा जो है वेब पेज का पूरा कलर यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा चेंज हो गया है और टेक्स्ट हमारा यहाँ पे रेड ही है। मैं अगर इसमें रेड की जगह दूसरा कलर यूज कर दूं तो कर सकता हूँ, जौन सा कलर मुझे पसंद हो। मैंने ये कर दिया, मैंने Ctrl सेव कर दिया। अब हमारा वेब पेज जो होगा वो इस टाइप का हो गया, पर अब ये विजिबल नहीं रहा। अब ये विजिबल नहीं रहा तो हम इसका कलर जो है चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि इस बैकग्राउंड के साथ ये तो बिल्कुल नहीं सूट कर रहा। हम इसको ब्लैक कर सकते हैं, हम इसको ब्लू कर सकते हैं, जो हमें ठीक लगेगा हम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है हम यहाँ पे चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे बॉडी कलर, चलो मैं एक बार आपको यही करके दिखा देता हूँ। कॉपी, विजुअल स्टूडियो कोड में गया और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ये बॉडी की स्टाइल जो है यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। बॉडी की भी है, H1 की भी है और पैराग्राफ की भी है। अब मैं अगर इसको सेम पेज में कर दूं तो ऑब्वियसली वो तो मुझे मिल जाने वाली है। सी, इन्होंने क्या किया, एक स्टाइल टैग खोला, स्टाइल टैग के अंदर इन्होंने हेड सेक्शन के अंदर ये स्टाइल डिफाइन कर डाली।
अब ये पेज में वही जो भी मैं आपको करके दिखा रहा था वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है सेम, लेकिन अभी मैं जो आपको कर रहा था वो मैं आपको इनलाइन करके दिखा रहा था, मतलब किसी पर्टिकुलर टैग के अंदर स्टाइल, लेकिन यहाँ पे जो है ये बॉडी सेक्शन पे इन्होंने डिफाइन करके दिखाया है। अब मैं आपको बताता हूँ, सी जैसे मैं इसको चलो कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, हम गए विजुअल स्टूडियो में, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, हमने सेम कोड यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब देखो कंट्रोल एस किया, हमने इसको रन कराया और हमने देखा सेम हमको आउटपुट मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको एडिट करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे बॉडी का जो, वन सेकेंड, यहाँ पे जो बॉडी कलर डिफाइन किया गया है वो ये कलर डिफाइन किया गया है। अब हम यहाँ पे अगर बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर दें, सॉरी ये बैकग्राउंड कलर ही है, अगर हम यहाँ पे इसका साइज, बॉर्डर, जैसे मैं यहाँ पे कुछ और देखता हूँ, यहाँ पे जैसे पैराग्राफ है इसका कलर डिफाइन हुआ है, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट कलर की बात हो रही है, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन हमने यहाँ पे सेंटर दे दिया है तो ये पेज के बीच में आने लगा, ठीक है, ये पेज के बीच में आ रहा है। वाइट कलर डिफाइन कर दिया। अगर मैं इसका जो है H1 में, ये हमारा H1 है, अगर मैं इसमें बैकग्राउंड कलर भी लिख दूँ, बैकग्राउंड कलर अगर मैं इसमें डिफाइन कर दूँ और मैंने इसको कर दिया, सपोज करो कि मैंने कर दिया ये कलर बैकग्राउंड में, तो अब इसमें बैकग्राउंड भी आने लगेगा हमारे H1 के। ये देखो यहाँ पे H1 के पीछे जो है हमारा एक बैकग्राउंड भी डिफाइन हो गया। तो इस तरह से हमारा मतलब एक भी पेज जो है बहुत अट्रैक्टिव बनता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो सीएसएस इतनी कमाल की चीज़ है कि मतलब ये एक बहुत इंटेलिजेंट टाइप की भी है, अगर आप इसमें प्रॉपर तरीके से दिमाग लगाओगे तो मज़ा तो अब आने वाला है। सही मज़ा जो है वेबसाइट डेवलपमेंट का तो अब आने वाला है। अब क्योंकि हम लोग HTML समझने के बाद अब हम लोग घुस गए हैं कहाँ, CSS पार्ट पे, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट पे अगर आपको CSS अप्लाई करनी है तो उस टैग का आप जो है एक स्टाइल डिफाइन कर सकते हो सेम पेज में, या तो हम एक नया पेज स्टाइल डॉट CSS का बना करके वहाँ से इस पेज को लिंक करा करके भी हम पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए स्टाइल अप्लाई करा सकते हैं, वो हम आगे करके देखेंगे, ठीक है। अभी देखो, use the menu, the recommended reading this tutorial, the if you are largest, चलो इसको हटाओ। CSS templates क्या है? We have created some responsive v3.css templates for you to use. You are free to modify, save, share and use them in all your projects, ठीक है। इन्होंने कुछ CSS template हमको बना करके दे रखे हैं ऑलरेडी, जैसे कुछ इस टाइप के टेम्पलेट्स हैं, डेमो देख लेते हैं, ट्राई भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरह का है, कमिंग सून लोगो यहाँ पे आएगा और इस तरह से डिजाइन। अब इसको हम ट्राई कैसे करें, ये हमारा देखो कोड भी दे रखा है हमको, ठीक है। हम इसमें जो भी चाहे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा CSS का होम रहा। इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन में CSS के बारे में बताया गया है कि ये हमारा जो होता है CSS इज लैंग्वेज भी यूज स्टाइल ऑन वेब पेज। ये तो सही बात है, बहुत बार हमने देख लिया है इसको। हम CSS होता क्या है, यहाँ पे लिखा CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, इसका फुल नेम है एक्चुअली CSS, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका फुल नेम है। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स आर to be displayed on screen, paper or in other media, ठीक है। तो ये रहा CSS save a lot of work. It can control the layout of multiple web pages pages all at once. एक बार में कर सकता है, एक बार में सारे काम कर सकता है। अगर जो है हमको देखा CSS saves a lot of work, ये बहुत सारे काम जो है अपने पास सेव रखता है। It can control, ये कंट्रोल कर सकता है द लेआउट, उनका जो है लुक एंड फील ऑफ द मल्टीपल वेब पेजेस, कई सारे पेजों का एट वंस, एक बार में, सभी पेजों का एक बार में
सारा रिकॉर्ड ये सेव रखता है। इंटरनल स्टाइल शीट आर स्टोर्ड इन सीएसएस फाइल। तो सीएसएस फाइल मैंने आपको बताया था स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से हम एक अलग से फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपने रूट फोल्डर में, और वहाँ से हम इसको कॉल करके अपने सारे पेज पे जहाँ जहाँ हमको लगता है हम वहाँ पे कॉल करा करके स्टाइल को पा सकते हैं। स्टाइल 1, स्टाइल 2, ये स्टाइल 2 है, फिर यहाँ पे स्टाइल 3, फिर स्टाइल 4, फिर स्टाइल 4 के बाद खत्म कहानी, नो स्टाइल शीट, तो यहाँ आ गए। ठीक है, अब सिंटेक्स के बारे में देखते हैं कि ये यूज कैसे करते हैं इसको। A CSS rule consists of a selector and a declaration block। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है, जैसे हमें H1 का यहाँ पे हमारा हो गया सिलेक्टर, डिक्लेरेशन पार्ट हो गया, फिर ये दूसरा डिक्लेरेशन पार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने दो स्टाइल डिफाइन कर रखे हैं H1 के लिए। कलर हमने यहाँ पे ब्लू दे दिया, फॉन्ट साइज हमने यहाँ पे 12 पिक्सल दे दिया। तो इस तरह से जो है दो डिक्लेरेशन यहाँ पे यूज हुए। अब इन डिक्लेरेशन के बीच में भी बताया गया है कि जो हम जैसे यहाँ पे कलर है, तो कलर हमारी एक प्रॉपर्टी है और उसमें कौन सा कलर यूज होना है दैट कॉल वैल्यू। सेम चीज यहाँ भी प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज दैट इज द प्रॉपर्टी, और उसमें हम कितने पिक्सल की प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं दैट कॉल वैल्यू। तो इस तरह से हमारा ये सिंटेक्स वर्क करता है। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, ये जो है करली ब्रेसेस के साथ वर्क करता है, इसको जो है करली ब्रेसेस से हमने बंद कर रखा है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो पैराग्राफ के लिए स्टाइल डिफाइन की गई है, कलर रेड, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे कलर रेड है और सेंटर है इसका अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट इसका सेंटर रखा गया है, तो सेंटर ही रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हैं, हम रेड की जगह ग्रीन कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे पैराग्राफ दो यूज हुए हैं, एक हो रहा है हेलो वर्ल्ड, एक हुआ है। अब चाहे जितने यहाँ पे पैराग्राफ हम यूज कर ले, कोई सा भी पैराग्राफ अगर हम यूज करेंगे, चाहे जितने पैराग्राफ, तो सारे पैराग्राफ्स की जो है जो वैल्यू आने वाली है वो रेड ही आने वाली है। ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी जो है कलर हमने वैल्यू रेड ही डिफाइन कर रखी है, दैट्स वाई। तो अब हमने यहाँ पे पी को कर दिया है एक पर्टिकुलर स्टाइल के साथ, यहाँ पे हमें रैप कर दिया है, तो इसलिए जो है ये यहाँ पे अपना जलवा दिखा रही है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल थोड़े से हैं, जैसे P इज द सिलेक्टर इन CSS। ये तो हम पहले देखते हैं, P एक सिलेक्टर है, इट पॉइंट्स टू बी HTML एलिमेंट, यू वांट टू स्टाइल, ऑब्वियसली हम पैराग्राफ क्रिएट कर रहे हैं। कलर प्रॉपर्टी है, उसके बाद रेड जो है ये इसकी वैल्यू है, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है, उसके बाद हमने इसको क्या प्रॉपर्टी दी है लाइक फॉन्ट अलाइन या टेक्स्ट अलाइन, दैट कॉल सेंटर इज द प्रॉपर्टी, और सेंटर हमने दिया है, ये हमारी वैल्यू है। ऑलराइट, अब हम जाते हैं सिलेक्टर पे। सिलेक्टर मैंने दिखाया था, आपको बताया था, जैसे P है दैट इज सिलेक्टर, H है H1, H2, H3 ये सिलेक्टर है। ठीक है, ऐसे सिलेक्टर्स तो ये है। जैसे यहाँ पे पैरा 1, यहाँ पे एक क्लास दी गई है पैरा 1 के नाम से। अब पैरा 1 क्लास हमने किसको डिफाइन करी है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में हमने दिया होगा उसको, ऑब्वियसली ये रहा हमारा एलिमेंट। हमने पैराग्राफ जो है टैग जो हमारा पैराग्राफ एलिमेंट पूरा कंप्लीट पूरा यहाँ से यहाँ तक दैट कॉल एलिमेंट। ठीक है, तो इस एलिमेंट में हमने पैराग्राफ टैग की आईडी जो है पैरा 1 दे दिया है, और पैरा 1 को हम यहाँ आईडी के थ्रू हम स्टाइल को यहाँ पे कॉल करा रहे हैं। तो हमने जब हमें आईडी के थ्रू स्टाइल क्रिएट करनी होती है, तो हमें करना होता है यहाँ पे हैश। हमें हैश टैग के साथ जो है हमें यहाँ पे स्टाइल डिफाइन करनी होती है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कोई क्लास बना रखी है, सपोज कि अगर हम पैराग्राफ में कोई क्लास बनाते हैं, तो हम यहाँ पे जो यूज करते क्या, डॉट, और क्लास इक्वल टू जो भी नाम रखते हैं हम उसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके ही दिखा देता हूँ। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे रख दिया पॉइंट, मैंने यहाँ पॉइंट रख दिया। अब ये रन नहीं करेगा, सब ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे आईडी डिफाइन कर रहे थे, आईडी, लेकिन हम यहाँ पे क्लास के थ्रू स्टाइल यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो हमें क्लास इसका नाम, ये जो पैरा 1 है ना, हमें नाम तो बिल्कुल ठीक है, हमें कॉपी करना है, यहाँ पैरा 1 ही लिखना है, लेकिन यहाँ आईडी की जगह हमें लिखना होगा क्या, क्लास, हमें लिखना होगा क्लास। अब ये रन कर जाएगा, लुक ये वर्क करने लगा।
ठीक है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे हमें आईडी डिफाइन करनी होगी, अगर हम यहाँ पे हैशटैग का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, आईडी करनी होगी। मानी मतलब क्लास हम लगाएंगे जब यहाँ पॉइंट हो, और आईडी यहाँ पे हम तब डिफाइन करेंगे जब हम यहाँ पे हैशटैग से स्टाइल डिफाइन करेंगे। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे CSS हाउ टू की बात आ रही है। हाउ टू ऐड CSS मैंने आपको पहले थोड़ा सा समझाया था, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। एक्सटर्नल में क्या होता है, जब हम एक पर्टिकुलर स्टाइल का एक पेज बनाते हैं, दैट कॉल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड, और इंटरनल का मतलब होता है जब हम बॉडी सेक्शन के अंदर CSS राइट करते हैं फॉर द पर्टिकुलर एलिमेंट और टैग, तो वहाँ पे जो है हम इंटरनल CSS का यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इनलाइन की अगर बात हो रही है, इनलाइन दैट मीन्स कि हम पर्टिकुलर किसी भी टैग के अंदर अगर हम स्टाइल डिफाइन करते हैं तो वो हम उसको बोलते हैं इनलाइन CSS। एग्जाम्पल मैं आपको पहले करके दिखा चुका हूँ, लेकिन अगर मैं आपको दोबारा दिखा दूँ तो इससे ये होगा कि आपको ये चीज़ रिवाइज हो जाएगी और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, दिस इज अ हेडिंग, इसमें जो है ब्लू कलर स्टाइल जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एट्रीब्यूट्स तो आ ही रही है, ऑब्वियसली आ रही है। तो ये एट्रीब्यूट जो डिफाइंड हुआ है, इसकी जो वैल्यू डिफाइंड हुई है वो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। देखो स्टाइल डॉट CSS इन्होंने क्या किया है कि एक अलग से, ये एक्सटर्नल वे है, इन्होंने अलग से जो है माई स्टाइल डॉट CSS पे इन्होंने बता रखा है कि H1 को ब्लू कलर दे दो, तो इन्होंने दे, तो यहाँ पे CSS अप्लाई हो रही है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि H1 में कोई तरह की स्टाइल यूज हुई नहीं है यहाँ पे। तो स्टाइल दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने हेड सेक्शन में जो है लिंक कराया है उस एक्सटर्नल पेज को, और यहाँ href में हमने उसको कॉल करके स्टाइल यहाँ पे बुलाई है कि आओ भैया तुम जहाँ भी हो और हमारे करंट पेज पे अपना जलवा दिखा दो, पेज को थोड़ा रंगीन और कलरफुल बना दो। तो इस तरह से जो है ये हमारा एक्सटर्नल वे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम इंटरनल वे भी तो यूज कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे पैराग्राफ की बात करो, देखो H1 में तो एक्सटर्नल वे ऑलरेडी यूज हुआ ही है, पर यहाँ पैराग्राफ तो नॉर्मल है। पैराग्राफ में हम यहाँ पे इंटरनल वे यूज कर सकते हैं अगर हम हेड सेक्शन में, यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, अब इंटरनल वे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा स्टाइल, चलो मैं काम करता हूँ VS कोड में करके दिखाओ, सो दैट कि आपका VS कोड का भी एक्सपीरियंस बन जाएगा। Ctrl+C किया मैंने, मैं गया VS कोड के अंदर, Ctrl+A Ctrl+V। अब देखो अभी मैं इसको करता हूँ रिमूव, क्यों, इसको आपने समझ लिया, मैंने इसको प्रॉपर्ली समझा दिया। अब मैं करता हूँ हेड सेक्शन के अंदर इंटरनल वे CSS अप्लाई। कैसे, मुझे लिखना होगा यहाँ पे स्टाइल, यहाँ पे मुझे लिखना होगा स्टाइल, और स्टाइल के अंदर मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पैराग्राफ, मैंने एक पैराग्राफ P को हमने कर दिया स्टाइल डिफाइन। क्या स्टाइल डिफाइन कर दी, मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर, क्लाउड लिख दिया, कलर लिखना है मुझे, कलर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रीन, मैंने लिख दिया कलर ग्रीन। अब देखो क्या हुआ, Ctrl+S। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस पैराग्राफ में जो है ये CSS अप्लाई हो जाएगी, ये CSS पैराग्राफ में अप्लाई हो जाएगी। Ctrl+S मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं रन करता हूँ। ये जानते क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने डॉट भी लिख दिया है। लेकिन ये डॉट भी का मतलब, अगर हमने डॉट लगा करके स्टाइल डिफाइन करी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बन गई हमारी क्लास। अब हमको इस क्लास को यहाँ करना होगा कॉल। कैसे, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ क्लास इक्वल टू, और मैं लिख दूँ P, तो अब ये काम करेगी कि नहीं करेगी, ये काम कर रही है भाई, ये काम कर रही है। ग्रीन, यहाँ पे पैराग्राफ हमारा ग्रीन हो गया है। अगर मैं सपोज करो कि इसका डॉट हटा दूं और मैं इसका क्लास भी हटा दूं, अब सोचो क्या होगा, सोचो बताओ क्या होगा। ये अभी भी कॉल करेगी, क्योंकि हमने पर्टिकुलर टैग के लिए भी हमने बात करती कि पर्टिकुलर टैग का नाम लिख करके अगर हम स्टाइल डिफाइन करते हैं तो वो पर्टिकुलर जितने भी हमारे पैराग्राफ जितने भी हमारे यूज होंगे सब पे वो अप्लाई कर देगा CSS को। तो हम क्लास और आईडी तब डिफाइन करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर केवल एलिमेंट के लिए काम करना होता है। तो हम
यहाँ पे आईडी और क्लास के थ्रू उसको कॉल करके स्टाइल डिफाइन करते हैं। अदरवाइज अगर हमको लगता है कि हमको पर्टिकुलर टैग के लिए कोई स्टाइल डिफाइन करनी है, तो जहाँ जहाँ हम उस टैग का यूज़ करेंगे ना, वहाँ पे उसकी जो है सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे देखो कंट्रोल पी में दूसरा पी बना देता हूँ, दूसरा पी मैंने बनाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कंट्रोल एस किया, तो इस पे भी ग्रीन अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 पैराग्राफ नहीं, चाहे जितने हों 10, 50, 500, 1000 जो भी हों, सब पे हमने एक बार यहाँ पे एक लाइन का जो है स्टाइल डिफाइन कर दिया। अब वो सारे पैराग्राफ पे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सेम पेज पे जितने भी सेम एलिमेंट यूज होंगे उन्हीं पे होगा। आप ये मत सोचो कि अगर हमने यहाँ पे कुछ और पेजेस सीएसएस सॉरी और कई सारे एचटीएमएल पेज ऐड कर दिए और वहाँ भी हम नए पेज पे पैराग्राफ लिख करके जो है हम केवल स्टाइल को अप्लाई करा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम इसको इंटरनल में यूज़ करें। इंटरनल का मतलब होता है सिर्फ अंदर, अंदर का मतलब सिर्फ हम पर्टिकुलर पेज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, लाइन सर्व करो, 2 पैराग्राफ है और ये दोनों में स्टाइल यहाँ पे डिफाइन हो गई है। तो कुछ इस तरह से ये रहा हमारा स्टाइल का। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, यहाँ पे आता है कमेंट। कमेंट का मतलब है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हो उसको, तो वो क्या होगा कि आपके कोड एडिटर में अगर उसको कमेंट नहीं करोगे ना, तो वो आपके पेज को एरर बता देगा। इसलिए इसको कमेंट कर देने का मतलब ये होता है कि हमने इसको लॉक कर दिया है और ये हमारे जो है कोड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर हम इस तरह के साइन के साथ क्लोज और एंड करते हैं तो ये हमारा कमेंट लाइन हो जाती है। ठीक है, तो ये कमेंट का इतना बड़ा नहीं मैं समझता हूँ, ये तो बहुत ईजी है। आप इस तरह से बंद कर सकते हो अपनी बात को यहाँ लिख के, सो दैट की जो है अगर आपके पेज में कोई दूसरा नया डेवलपर काम करा तो वो समझ जाए। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए हम इस तरह से इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी बात नहीं है। हम चलते हैं कलर पे, तो हम लोग चलते हैं कलर पे। ठीक है, कलर पे भी हमने पहले मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी दी थी। तो कलर का मतलब यही हो गया कि स्टाइल, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर, ताम झाम, ये भी आपका ऑलमोस्ट क्लियर है। आरजीबी के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो ये ग्रीन, वाइट और इनके जो प्रॉपर्टी हैं वो किस तरह से डिफाइन करके उनका जो है हम एक वैल्यू डिफाइन करके एक नया कलर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया था। हम बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है हम उसमें इमेज और कलर और इमेज रिपीट, ये सब हम मतलब करके देख सकते हैं यार। ये हमने किया भी है, पहले भी किया। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देखो ये सेट हो गया। उसके बाद इसमें बैकग्राउंड कलर ये हुआ है, इसमें बैकग्राउंड कलर ये हुआ है। मतलब यहाँ पे 3 पर्टिकुलर अलग अलग टैक्स के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड दिया गया है और आप देख सकते हो कि इनका जो बैकग्राउंड आएगा वो अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज मैंने आपको बताया था किस तरह से बैकग्राउंड इमेज करते हैं, उसके ऊपर कैसे हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं इमेज के ऊपर। ये भी यहाँ पे आप देखो बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है और ये किस तरह से काम कर रही है। इसके लिए हमने क्या किया है कि बॉडी के अंदर इमेज और यूआरएल हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। बस इसने क्या किया कि वहाँ से जो है इमेज को जो है उठा लिया बैकग्राउंड में, और बॉडी के अंदर फिर आप इसमें कुछ भी बनाते रहो, आप फॉर्म बनाओ, आप चाहे जितने टैग इस्तेमाल करो, चाहे जो यहाँ पे करो, आपकी बैकग्राउंड में इमेज लगी रह जाएगी और आपका वेब पेज भी बढ़िया लगेगा। तो इस तरह से मतलब कि हमारा हो गया क्या, इमेज का। उसके बाद इमेज रिपीट भी करा सकते हो आप कि एक पर्टिकुलर इमेज को पूरे पेज में कैसे रिपीट कराना है। बॉडी के अंदर हमको बैकग्राउंड इमेज कराना है और यहाँ पे उसका यूआरएल दे देना है। और यहाँ पे क्या करना है, इफ द इमेज above is repeated only horizontally, तो आपको लिखना होगा इमेज रिपीट x, और अगर आपको वर्टिकली कराना है तो आपको रिपीट यहाँ पे y लिख देना है। दैट्स ऑल। यहाँ पे देखो बैकग्राउंड इमेज बता दिया गया कौन सी है और कहाँ से आ रही है। बैकग्राउंड को करा दो रिपीट x डायरेक्शन में, ये लो ये हमारा x डायरेक्शन में इमेज यहाँ पे हमारी हो गई रिपीट। अब देखो यहाँ पे इमेज कहाँ है, यहाँ पे इमेज है, ये मतलब रिपीट ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है x किस डायरेक्शन में, ये मैं दिखाता हूँ। ये x जो है ये रिपीट करता है हॉरिजेंटली। ठीक है, ये हॉरिजेंटली रिपीट कर रहा है।
यहाँ पे देखो ये जो आप देख रहे हो ना कि ऊपर थोड़ा डार्क कलर है और नीचे थोड़ा लाइट कलर हो गया, यहाँ पे इमेज रिपीट कराई गई है। अगर मैं इसको कर दूं वाई, तो अभी ऊपर से नीचे को हुआ है, अब ये साइड से साइड को जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया वाई, कंट्रोल एस नहीं करूंगा, रन करूंगा मैं यहाँ पे, देख रहे हो ये इस तरह से हो गया। अब ये क्या किया कि ये वर्टिकली जो है रिपीट हो रही है, तो इस तरह से जो है हमने इमेज को रिपीट करा दिया एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में। कंट्रोल एस नहीं करना, रन कराना है। तो इस तरह से जो है ये हमारा, इस तरह से हम इमेज को रिपीट भी करा सकते हैं। और उसके बाद बैकग्राउंड, और उसके बाद देखते हैं क्या है, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट करना है तो नो रिपीट करा दो भाई, नो रिपीट करा दो, ये लो थोड़ा सा रहेगा, बाकी रिपीटिंग खत्म। इसमें कहा गया कि इमेज लगा दो पर उसको कोई रिपीट नहीं करना, रिपीट नहीं हुआ, नो रिपीट हो गया। हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, रिपीट एक्स, और यहाँ पे नो रिपीट कर दो, नहीं रिपीट होगी भाई, मना कर दिया आपने। सीएसएस बैकग्राउंड पोजीशन, आप पोजीशन भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड इमेज ये रही, कहाँ से आई, बैकग्राउंड रिपीट करो नहीं करना। उसके बाद कर रहा है बैकग्राउंड पोजीशन दे दो राइट टॉप में, राइट टॉप में दे दो। उसने अपनी पोजीशन भी डिफाइन कर दी राइट टॉप में, ये हमारा रहा राइट साइड, और टॉप में इसने कर दिया डिफाइन। पेज हमारा चाहे जितना बड़ा हो जाए, ये इमेज हमारी इतनी ही रहेगी और टॉप राइट में ही रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब क्लियर होनी चाहिए यार, ये प्रैक्टिस से आने वाली है चीज़ें, बहुत आसान है पर प्रैक्टिस करोगे तो आएगी। अब यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट की बात कर देते हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होता है, यहाँ पे देखो बॉडी सेक्शन में के लिए यहाँ पे डिफाइन हुआ है, बॉडी इमेज कर दो ये वाली, कहाँ से आनी है हमने पाथ दे दिया, कौन सी आनी है उसका नाम भी यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट करना नहीं, नो रिपीट। उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन राइट टॉप कर दिया। उसके बाद बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड कर दिया, सी सेम इमेज अटैचमेंट भी इसका फिक्स हो गया। मतलब कहने का है कि देखो आप टेक्स्ट को, पेज को कितना भी आप स्क्रॉल अप डाउन करो, लेकिन इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो टॉप पे एकदम फिक्स हो चुकी है। तो ये रहा हमारा अटैचमेंट फिक्स्ड। उसके बाद बैकग्राउंड, और देखते हैं इसके नीचे क्या है, रेस्ट ऑफ द पेजेस, ये तो हमारा हो गया है। हाँ, उसके बाद बैकग्राउंड फिक्स के बाद स्क्रॉल भी है, अभी फिक्स था, अब हम यहाँ पे स्क्रॉल का भी देख लेते हैं। स्क्रॉल में क्या हो रहा है, जैसे पेज हो रहा है वैसे इमेज भी साथ जा रही है। फिक्स में क्या हुआ था, इमेज हमारी रुक गई थी और हमारा केवल टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारा रहा स्क्रॉल का। उसके बाद बैकग्राउंड में अभी के लिए इतना ही। अब जाते हैं बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड में। शॉर्ट हैंड में क्या है, हम यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्ट हैंड में क्या है। To shorten the code, it is also possible to specify all the background properties in one single property. This is called a shorthand property. हम इसको shorthand property बोलते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। बैकग्राउंड कलर ये सेट कर दिया, बैकग्राउंड इमेज हमने ये सेट कर दी, बैकग्राउंड रिपीट हमने नो रिपीट कर दिया, बैकग्राउंड पोजीशन टॉप राइट कर दिया। तो इसमें क्या है, ये तो हम करके देख ही चुके हैं। यू कैन यूज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बैकग्राउंड, कहने का मतलब ये कि शॉर्ट हैंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी भी हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमने दिया बॉडी और बैकग्राउंड कर दिया। अब बैकग्राउंड में हमने एक बार में ही क्या क्या यूज कर दिया, कलर भी यूज कर दिया, यूआरएल भी यूज कर दिया, नो रिपीट भी बता दिया, टॉप राइट भी बता दिया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यू कैन यूज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूजिंग बाई बैकग्राउंड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर देखते हैं क्या काम कर रहा है। ऑब्वियसली काम करेगा, इमेज भी मिल गई, रिपीट भी नहीं हुई, टॉप राइट में भी चली गई, और 2 पिक्सल इसका जो है मार्जिन राइट भी हमने दे दिया। इस तरह से जो है हम इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं सीएसएस बॉर्डर। बॉर्डर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। अब सीएसएस बॉर्डर क्या है, सी कोई भी एलिमेंट में अगर हमको बॉर्डर डिफाइन करनी है तो कुछ इस तरह से हम बॉर्डर डिफाइन करते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आ रहा है आई हैव अ ब्लू लेफ्ट बॉर्डर, ब्लू में लेफ्ट हो गया है बॉर्डर इसकी। तो इस तरह से जो है कुछ बॉर्डर की जो है स्टाइल्स हैं वो कौन कौन सी, जैसे डॉटेड है ना, ये है डैसेस है, सॉलिड है, डबल, ग्रो, रेज, इंसर्ट,
ये इस तरह से हैं। इनको अगर हम जैसे, चलो ये यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखा दूँ। डॉटेड में ये अगर हमने डॉटेड लिखा तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है। अगर हमने डैशेस लिखा तो ये डैशेस से हो रहा है, ठीक है, बॉर्डर बन गई। अगर हमने डैशेस के बाद सॉलिड किया तो सॉलिड में बिल्कुल सॉलिड एक लाइन आ गई। डबल में क्या हुआ, डबल लाइन आ गई बॉर्डर की। उसके बाद ग्रो, ग्रो में क्या हुआ, डबल के बाद कुछ इस तरह से आ गया, मतलब इसका सिर्फ आउटर जो है थोड़ा कलर डल हो गया है, ठीक है। उसके बाद रिज, इनसेट, आउटसेट। इनसेट में दिखाता हूँ क्या है, इनसेट का मतलब ये है अंदर साइड को हो गया, आउटसेट को मतलब ये बाहर को लग रहा है, जैसे दबा हुआ सा, उठा हुआ सा, समथिंग कुछ इस तरह से। तो ये हमारा इनसेट हो गया वैल्यू, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी वैल्यू है, ध्यान रखना इस बात को। तो अगर हमने प्रॉपर्टी जो है बॉर्डर स्टाइल की दे दी है क्या, आउटसेट, तो आपको लगेगा कि ये आउटसेट का मतलब है जैसे बाहर को उभरा हुआ लग रहा है, ये देखो जैसे लग रहा है कि बाहर को ये उभरा हुआ है। इसको लग रहा है जैसे नीचे को दबी हुई बटन सी बन गई, तो मतलब ये हो रहा है इनसेट हो गया। उसके बाद नो बॉर्डर है, उसके बाद फिर हिडन बॉर्डर है, जहाँ पे बॉर्डर को हिडन करा दिया गया है। और अब मिक्स बॉर्डर भी है। मिक्स्ड बॉर्डर का मतलब है सब तरह की बॉर्डर यहाँ पे मिक्स कर दी गई है, तो मिक्स बॉर्डर भी आप देख सकते हो, ठीक है। मिक्स बॉर्डर में हमने क्या किया, प्रॉपर्टी डिफाइन करी बॉर्डर स्टाइल, और यहाँ पे डॉटेड, डैशेज, सॉलिड, डबल, जौन जौन सी हमने वैल्यूज सेट कर दी उनकी सारी यहाँ पे मिक्स हो गई। हिडन में हिडन, नन में कुछ नहीं। तो इस तरह से हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बॉर्डर विड्थ की भी बात कर लेते हैं। बॉर्डर विड्थ में क्या है, हम एक बॉर्डर को विड्थ और हाइट भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिया P.1, P.1 बॉर्डर स्टाइल दे दिया सॉलिड, बॉर्डर विड्थ दे दिया 5 पिक्सल। उस तरह से P.2 सेकेंड पैराग्राफ के लिए, इसको देख रहे हो आप यहाँ पे, ये 5 पिक्सल की हमने बॉर्डर यहाँ पे सेट करी। इसके बाद यहाँ पे दूसरे पे बॉर्डर सॉलिड दे दिया है हमने, कोई बॉर्डर को नंबर के थ्रू नहीं बताया कितने पिक्सल, हम मीडियम बोल दिया तो मीडियम में उसने ये दे दिया। फिर डॉटेड है, फिर एक्स्ट्रा डॉटेड होगा, देखो। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे किया डॉटेड, फिर हमने बॉर्डर स्टाइल डॉटेड दे दी, और उसकी विड्थ, बॉर्डर की विड्थ हमने बढ़ा दी, उसकी चौड़ाई बढ़ा दी। क्या, 2 पिक्सल की बॉर्डर दे दो डॉटेड में, उसने 2 पिक्सल की 2 पिक्सल की बॉर्डर डॉटेड में दे दी। और फिर फोर्थ में क्या, ये हमारा फोर्थ करा, फोर्थ में इतनी मोटी बॉर्डर के लिए क्या किया है, डॉटेड कर दिया स्टाइल, और इसमें जो है बॉर्डर विड्थ जो है इसमें थिक कर दिया है, थिक मतलब मोटी कर दिया है यहाँ पे। बस ये वैल्यू डिफाइन कर दिया और हमें कुछ इस तरह का आउटपुट मिल गया। तो देखो ये चीज़ें यूज़ करना बहुत ईजी है, यूज़ करने का कंसेप्ट आपको क्लियर है। चीज़ें याद करने वाली बातें हैं कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में हम कौन सा वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस के थ्रू आने वाला है। या तो आप याद भी कर सकते हो, पर याद करना अच्छी बात नहीं है, प्रैक्टिस से सीखोगे तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। बॉर्डर कलर भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे, बॉर्डर कलर ऐसे करके, बॉर्डर स्टाइल हो जैसे हम यूज़ कर रहे थे वैसे बॉडी कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू, तामझाम, ऐसे बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, ठीक है। उसके बाद जैसे देखो बॉर्डर कलर रेड हो गया, बॉर्डर कलर ग्रीन हो गया, बॉर्डर कलर यहाँ पे ब्लू हो गया, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल भी डिफाइन कर रखी है, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी, और ये इनकी वैल्यूज़ है। तो जिस तरह से हम चाहे कर सकते हैं। मतलब देखो याद करने वाली बात तो सिर्फ यही है कि हमें कौन सा जो है प्रॉपर्टी यूज़ करना है और उसमें क्या वैल्यू डालनी है। प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, ये चीज़ें जो है कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और प्रॉपर्टी में कौन सा वैल्यू आपको डिफाइन करने से क्या होता है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से पूरे पेजेस बनते हैं और यही आपके पेज में एक क्रिएटिविटी लाते हैं। तो इसके लिए जो है ये प्रैक्टिस से आने वाले हैं, और इनमें इन चीज़ों को आप एक नोट भी बना सकते हो, या फिर W3 स्कूल में जाकर के अगर एक एक एग्जाम्पल को आप खुद से कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे, कोड को खुद रन करा के देखोगे तो आपको पता चलेगा। फिर उसके साथ आप खेलिए, उसका चेंज करके देखिए आपसे भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये
मतलब बढ़िया काम करेगा। ठीक है, बॉर्डर साइड की बात करते हैं। बॉर्डर साइड होता है यहाँ पे टॉप डॉटेड कर दो, राइट सॉलिड कर दो, बॉटम डॉटेड कर दो, और बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल सॉलिड कर दो। वही कर दिया इसने। ये देखिए यहाँ पे क्या किया, बॉर्डर टॉप स्टाइल डॉट, बॉर्डर हमारी ये रही, टॉप बता दिया, टॉप पे जाओ और स्टाइल डॉट कर दो। उसने कहा ठीक है, मैं ऊपर गया, टॉप कर दिया डॉटेड। उसके बाद करे बॉर्डर राइट में जाओ, राइट मतलब इधर आ जाओ, स्टाइल सॉलिड कर दो, उसने सॉलिड कलर बना दिया। बॉर्डर बॉटम में चले जाओ, डॉटेड कर दो, कर दिया। बॉर्डर लेफ्ट में जाओ, सॉलिड कर दो, कर दिया। यहाँ पे डॉटेड है, सॉलिड है, तो ये मतलब टॉप बॉर्डर इज डॉटेड, राइट बॉर्डर इज सॉलिड, बॉटम बॉर्डर इज डबल, लेफ्ट बॉर्डर इज सॉलिड। तो इस तरह से मतलब ये कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं शॉर्ट हैंड में। शॉर्ट हैंड में क्या होता है, दिस इज शॉर्ट हैंड बॉर्डर प्रॉपर्टी, दिस इज बॉर्डर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। कैसे करते हैं, द बॉर्डर प्रॉपर्टी इज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर द फॉलोइंग इंडिविजुअल बॉर्डर प्रॉपर्टी। जैसे बॉर्डर विथ हो गया, बॉर्डर स्टाइल हो गया, बॉर्डर कलर हो गया। यहाँ पे बॉर्डर अगर हमने 5 पिक्सल सॉलिड रेड कर दिया है तो 5 पिक्सल बॉर्डर सॉलिड रेड हो गया। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई ऑल द इंडिविजुअल बॉर्डर प्रॉपर्टीज जस्ट फॉर वन साइड। एक साइड में अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है, 6 पिक्सल सॉलिड रेड एक साइड में हो गया। हमने यहाँ पे बता दिया बॉर्डर लेफ्ट, दैट्स वाई। अगर हम यहाँ पे लिख दें बॉर्डर राइट तो ये राइट साइड में बॉर्डर बना देगा। चलिए यहाँ से करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे 6 पिक्सल रेड और बॉर्डर कलर ये हो गया, और इसमें हमको देना है लेफ्ट की जगह राइट, RIGST, कंट्रोल एस नहीं करना, रन कराना है। तो ये राइट साइड में बॉर्डर बन के आ गई। ठीक है, उसके बाद राउंडेड बॉर्डर। राउंडेड बॉर्डर कैसे, चारों तरफ राउंडेड बॉर्डर किस टाइप का हमें देना है, उसमें स्टाइल प्रॉपर्टी वो आप ये देख लो। यहाँ पे नंबर बॉर्डर, ये नॉर्मल बॉर्डर हो गई, ये राउंड बॉर्डर हो गई, ये राउंडर बॉर्डर हो गई, और ये राउंड सेट बॉर्डर हो गई। ये चीज़ याद रखोगे अगर, तो आपको करना ज़्यादा आसान। अगर नॉर्मल बॉर्डर करोगे तो चौकोर आएगी, अगर राउंड बॉर्डर करोगे तो इस तरह से इसका रेडियस बनेगा। राउंडर करोगे तो इसका रेडियस ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद राउंडेस्ट करोगे तो इसका रेडियस और ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉर्डर पिक्सल दिए सेट कर दिया, बॉर्डर रेडियस हमने 5 पिक्सल कर दिया, तो ये 5 पिक्सल का रेडियस आ गया। यहाँ पे देखो, अगर हमें नॉर्मल यूज करना है तो हमने क्या किया, नॉर्मल करिए, केवल 5 पिक्सल बॉर्डर हमने बता दी कि पैडिंग देके करो। पैडिंग मतलब टेक्स्ट के बॉर्डर के बीच में। ठीक है, हमारा 5 पिक्सल हो गया। राउंड 1 में बॉर्डर दिया 2 सॉलिड रेड, उसके बाद बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, उसके बाद पैडिंग हमने दी 5 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 15 तो आपको पिक्सल का पता चल जाएगा कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। ये टेक्स्ट से जहाँ से टेक्स्ट है उसके बाद से लेकर के ये जो बॉर्डर है वहाँ तक की हम दूरी बताने के लिए जो है हम पैडिंग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे हमने 8 पिक्सल का रेडियस फिट कर दिया। 8 पिक्सल में थोड़ा इससे ज़्यादा यहाँ पे देखो कॉर्नर्स कट गए। उस तरह से हमने अगर 12 पिक्सल कर दिया तो और ज़्यादा यहाँ पे कट गया। क्या कट गया, कॉर्नर्स। अगर मैं यहाँ पे सपोज को बहुत ज़्यादा कर दूँ, मैंने यहाँ पे करते 50, अब क्या होगा देखते हैं। और ज़्यादा हो गया। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 500, थोड़ा बक्कारी कर रहा हूँ, अब इसकी लिमिट ही खत्म हो गई। समझ गए आप, तो मतलब एक लिमिट तक कर सकते हो, ज़्यादा छेड़खानी करना ठीक नहीं है। ठीक है, मार्जिन्स क्या होता है, मार्जिन्स मैं आपको बता दूँ। जैसे यहाँ पे ये एक एलिमेंट है। ठीक है, इस एलिमेंट में क्या लिखा है, दिस एलिमेंट हैज़ अ मार्जिन 70 पिक्सल। कह रहा है कि इसको 70 पिक्सल की जो है हमें मार्जिन मिली हुई है। ट्राई करके, मार्जिन का मतलब क्या होता है, ये वेब पेज में जो मार्जिन चारों तरफ आ रही है ना इस एलिमेंट के आउटसाइड, उसको हम बोलते हैं मार्जिन। अगर जैसे यहाँ पे देखो मार्जिन लिखा हुआ है 70, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 170 मतलब बढ़ा दिया। अब देखो ये जो है पेज में 170 के चारों तरफ की मार्जिन जो है उठा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूँ मान लो 50,
तो अभी 50 पे आ जाएगा। अभी 50-50 मार्जिन ऊपर से भी लेफ्ट राइट से भी ले रहा है। देखो यहाँ से लेके ऊपर तक देखो बराबर दूरी है 50 पिक्सल की। इधर से यहाँ तक की साइड की देखो 50 आ रही है, इधर भी देखो सेम ही आ रही है। तो अब ये मतलब मार्जिन ले रहा है हमारा क्या 50 का। पैडिंग और मार्जिन में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट से लेकर के बॉर्डर तक की जो डिस्टेंस होती है ना, हम उसको बोलते हैं पैडिंग। और बॉर्डर के बाद जो यूज होता है हम उसको बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और ये क्लियर भी हो जाएगा। जब आप एक दो बार काम करके देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। अगर हमें इनसाइड स्पेस देना है टेक्स्ट और एरिया के बीच में तो हम उसको बोलेंगे पैडिंग। अगर हमें एरिया के बाहर देना है स्पेस, जैसे यहाँ पे देखो ये एरिया है, इसके बाहर देना है तो हम इसको बोलते हैं मार्जिन। ऑलराइट, इसी तरह से मार्जिन जो है हम इनवेल साइड को भी दे सकते हैं, जैसे टॉप को देना है, लेफ्ट को देना है, राइट को देना है, बॉटम को देना है। इस तरह से जो है हम इसको भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ भी करके दिखा देता हूँ, बहुत इजी है। मैं सोचता हूँ जल्दी से CSS हमारा खत्म हो जाएगा तो हम लोग बात करेंगे फिर जावास्क्रिप्ट में। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे बॉर्डर जो है ना 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हमने यहाँ पे बॉर्डर दे दी, बिल्कुल दे दी, कोई शंका नहीं है। मार्जिन टॉप हमने 100 पिक्सल दे दिया। मार्जिन टॉप मतलब ये मार्जिन, ठीक है, पैडिंग नहीं। पैडिंग अगर होती ना तो ये बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में स्पेस क्रिएट करता। चलो पैडिंग आ गया है तो हम पैडिंग भी देख लेंगे, अभी हम इसको नहीं करते हैं, नहीं तो फिर टाइम भी खराब होगा और चीज़ें क्लियर भी नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन टॉप दिया 100 पिक्सल का, मतलब यहाँ से जो मार्जिन है हमारा आ रहा है ये 100 पिक्सल आ रहा है। और उसके बाद मार्जिन बॉटम भी आ रहा है 100 पिक्सल का। उसके बाद मार्जिन लेफ्ट 150 और लेफ्ट में 80 पिक्सल है। लेफ्ट मतलब इधर 80 है, बाकी का इधर, बाकी जो बचा वो ले लो आप। तो इस तरह से ये हो रहा है। ठीक है, हम कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने ये डिफाइन कर दिया। चलो, अगर हम इसको लगता है कि हमको सेंटर लाना है या और इधर खिसकाना है तो हम इसको जो है, ये हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिया है लेफ्ट में 80 है, तो हम इसको ऊपर 150 है, नीचे भी 150 कर सकते हैं। कॉपी किया और यहाँ पे हमने लिख दिया 150, कंट्रोल V और रन करा के देख लो। अभी बीचों बीच आ गया, इधर भी बराबर की हमें मार्जिन मिल गई और इधर भी हमें बराबर की मार्जिन मिल गई, है ना। तो कुछ इस तरह से लेफ्ट राइट और पर्टिकुलर एक एरिया के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। ऊपर से 100 पिक्सल हमें लग रहा है ज़्यादा है और ऊपर करना चाहिए इस एलिमेंट को, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 50। तो ये ऊपर को खिसक जाएगा। मार्जिन टॉप 100 यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स्ड है यार, इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम 50 कर देंगे तो ये क्या इसका भाव भी खिसकेगा, खिसक गया। ये रहा हमारा मार्जिन। मार्जिन के बाद यहाँ पे कुछ है टॉप मार्जिन 1, राइट मार्जिन इतने इतने इतने, ये हम देख ही चुके हैं। लिखने का तरीका कुछ इस तरह से भी हो सकता है। देखो मार्जिन, अगर हमें सारे डायरेक्शंस को एक साथ दिखाना है तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 डायरेक्शंस यहाँ पे हैं। हम एक लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो मार्जिन 25 50 75 और 100। टॉप मार्जिन इज 25, मतलब यहाँ पे बात हो रही है पहले टॉप की। अगर हम इस तरह लिखेंगे तो पहले टॉप को इंडिकेट करेगा। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं तो समझ लेना कि ये टॉप पे ही अप्लाई होने वाली है। और राइट मार्जिन के लिए 50 पिक्सल ये रहा, ये हमारा टॉप, ये राइट, ये बॉटम और ये लेफ्ट साइड के लिए। तो फिर से बताता हूँ मैं, अगर हम एक लाइन में इस तरह से जो है, अगर हम मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के थ्रू डिफाइन करते हैं तो मेक श्योर अगर फर्स्ट जो हमारा इंडेक्स होगा, जो हमारा फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमारे टॉप मार्जिन को रिफर करेगी और सेकंड वाला जो होगा वो राइट साइड को और थर्ड वाला जो होगा वो हमारा करेगा बॉटम को और लास्ट फोर्थ जो होगा वो करेगा लेफ्ट साइड को। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नहीं हुआ तो एक बार करके देख लेना और उसको नोट भी कर लेना, याद करने वाली बात है ये। अगर हम यहाँ पे टॉप मार्जिन 25 पिक्सल कर दें, राइट लेफ्ट 50 कर दें, बॉटम इतने कर दें, कहने का मतलब ये कि हम लेफ्ट राइट को एक साथ भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 चीज़ में अगर हमने यहाँ पे 50 लिख दिया तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये टॉप, फिर यहाँ पे लेफ्ट और बॉटम, लेफ्ट बॉटम एक साथ हो जाएंगी, मतलब लेफ्ट एंड राइट मार्जिन आर 50। यहाँ पे लेफ्ट राइट दोनों एक साथ डिफाइन हो गई है, लेफ्ट साइड राइट साइड एक साथ। तो ये हो गया। अब मार्जिन कोलैप्स देख लेते हैं क्या है। मार्जिन कोलैप्स में क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मार्जिन कोलैप्स। चलो
ट्राई करते हैं, मार्जिन कोलैप्स देख लेते हैं। टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स of element are sometimes collapse into a single margin that is equal to the largest of two margins, ठीक है। this does not happen and left and right margins, only top and bottom margins। look at the following example। चलो देख लेते हैं following example को भी। इसमें लिखा है, पहले देखो इसको पढ़ लो, साफ साफ लिखा हुआ है। In this example, the H1 element has a bottom margin 50 पिक्सल। जो पहला एग्जाम्पल H1 की हेडिंग वाला है, ये वाला H1, इसकी बॉटम मार्जिन 50 पिक्सल डिफाइन करी गई है। एंड द H2 एलिमेंट, और ये जो हमारा H2 एलिमेंट है H1 H2 का, हैज टॉप मार्जिन ऑफ 20। ऑलराइट, सो the vertical margin between H1 and H2 should have been 7 पिक्सल 70 पिक्सल, क्योंकि 50 हमने पहले दिया था और 20 हमने बाद में दिया था, बिल्कुल। However, due to margin collapse, the actual margin in up being 50 पिक्सल। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हमने फर्स्ट एलिमेंट में 50 पिक्सल की पहले से वैल्यू डिफाइन कर रखी है, लुक हियर, उसके बाद हमने जो है सेकंड हेडिंग में केवल टॉप की वैल्यू डिफाइन करी है, कितनी, 20 पिक्सल। तो ऑब्वियसली इधर का 50 और इधर का, तो अगर हम इसकी वर्टिकली देखेंगे ना, तो जो डिस्टेंस आ गई ना वो 50 + 20 आ जाएगी। ऑब्वियसली यही चीज़ है यहाँ पर जो डिक्लेयर हुई है। तो इस तरह से जो है हम इनको कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा नहीं है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ थी। हम थोड़ा पैडिंग के बारे में देख लेते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखो, मैं आपको उस समय दिखा रहा था, अगर हम ये एलिमेंट है, अब ये बॉर्डर है, बॉर्डर और हमारा जो टेक्स्ट है ना, उसके बीच में जो डिस्टेंस आता है ना, दैट कॉल पैडिंग। लेकिन इसके बाहर अगर हमें स्पेस चाहिए, इस एरिया के जहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट एरिया है, अगर इसके बाहर हमें स्पेस चाहिए तो हम उसको करते हैं मार्जिन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो पैडिंग है वो 70 पिक्सल है। पैडिंग अगर 70 पिक्सल है तो ये 70 पिक्सल, और यहाँ पे कलर 1 पिक्सल सॉलिड और कलर दे दिया गया ग्रीन कलर का, और 1 पिक्सल सॉलिड कलर दे दिया गया। तो ये हमारी होती है पैडिंग। और इस पैडिंग के बाद मार्जिन जो थी, मार्जिन मैंने बताया था आपको कि अगर हम यहाँ पे लिख देंगे मार्जिन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन, मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्जिन। अब ये क्या करेगा, अब ये मार्जिन जो ले रहा है ये बाहर से ले रहा है, ठीक है, मतलब इस एरिया के बाहर। लेकिन हमें इस बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में अगर हमें कोई स्पेस चाहिए, दैट कॉल पैडिंग, उसको पैडिंग बोलते हैं। अब हाइट विड्थ भी ऐसे डिफाइन होती है, कैसे, तो दिस इज हाइट एंड विड्थ वैल्यू। हाइट एंड विड्थ वैल्यू मैंने आपको पहले करके दिखाया है, अगर आपको याद हो तो। हाइट एंड विड्थ एग्जांपल कुछ इस तरह से कि एक पर्टिकुलर जो है एलिमेंट को हम हाइट विड्थ से डिस्क्राइब करके उसका आउटपुट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, हमने एक ड्यू लिया, उसका हाइट हमने बता दिया 2 पिक्सल, हमने हाइट इसकी ले ली 2 पिक्सल, और विड्थ हमने ली 50%, 50% की 50% ऑफ द फुल पेज। कहने मतलब देखो यहाँ पे 50% इधर एरिया छोड़ करके 50% में इसने हाइट और विड्थ जो हमने डिफाइन किया कि 200 पिक्सल की कर दो आप, इसकी हाइट और विड्थ दे दो 50%, तो 50% इसने विड्थ दे दी। विड्थ मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू दे दिया, ये वाला, ये भी क्लियर। उसके बाद आते हैं बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल में क्या है, बॉक्स मॉडल कुछ इस तरह से बताया गया है कि जो हमारा एक एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट के अंदर जो है क्या क्या होता है, बीच में हमारा कंटेंट होता है, कंटेंट के बाद जो बीच की स्पेस होती है हम उसको बोलते हैं पैडिंग, पैडिंग के बाद फिर होता है बॉर्डर, फिर लास्ट में होता है मार्जिन। बिल्कुल सही बात है, ये तो मैं आपको पहले भी करके बता रहा था। मैं कोड में भी आपको एक बार फिर से चलो बता देता हूँ।
ये हमारा टेस्ट एरिया हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं क्या, पैडिंग। उसके बाद ये हमारी हो गई ग्रीन कलर की बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद ये दूसरा जो टेस्ट एरिया है उसके बीच में जो ये हमारा स्पेस है इसको हम बोलते हैं मार्जिन। तो यहाँ पे देखो मार्जिन हमारी सेट होगी 20 पिक्सल की। ये ये हमारी 20 पिक्सल हो गई। पैडिंग हमारी जो हो गई वो हो गई 50 पिक्सल। तो अभी देखो मार्जिन 20 है, मैं इसको 100 करता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा ये एरिया जो है बढ़ जाएगा बॉर्डर के बाद का। ठीक है, मैं करता हूँ 100, रन कराओ, बढ़ गया ना। यही बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा था। मैं इसको फिर से अगेन करता हूँ 20, सो दैट की प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, ये हमारा जैसे का तैसा हो गया। अब ये हमारा होता है क्योंकि क्या, ये होता है हमारा पैडिंग। ये 50 पिक्सल की यहाँ पे पैडिंग दी गई है, मैं इसको करता हूँ 10। अब ये क्या होगा, ये एरिया जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये बॉर्डर के आउटसाइड जो डिस्टेंस है ना, बॉर्डर बॉर्डर के आउटसाइड नहीं, बॉर्डर के इनसाइड जो हमारा टेक्स्ट से लेकर के बॉर्डर तक की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। मैं रन कराता हूँ 10 पिक्सल, मतलब ये बॉर्डर एकदम टेक्स्ट से चिपक जाएगी, चिपक गई। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। ये जानना इसलिए जरूरी है कि आगे हम इसका यूज़ बहुत करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो बॉर्डर इतनी मोटी होती है क्या, अरे चाहे जितनी मोटी कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि बॉर्डर इतनी मोटी हो कैसे गई, बॉर्डर 15 पिक्सल यूज हुई है भैया। हम इसको चाहे तो 5 पिक्सल केवल यूज कर ले, ये लो पतली हो गई। आपके ऊपर डिपेंड करता है, 1 पिक्सल कर दो और पतली हो जाएगी, ये लो। 0 पिक्सल कर दो, ये लो, खत्म। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, चीज़ें आना चाहिए और यूज करना अपने आप आ जाता है। अब आउटलाइन भी देख लो, चलो आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब ये हो गया बॉर्डर के बाद आउटलाइन दे दो। चलो ये लो, यहाँ पे बॉर्डर हमारा 2 पिक्सल सॉलिड हो गया। आउटलाइन हमने दे दिया कलर ये सॉलिड 10 पिक्सल, बॉर्डर के बाद आउटलाइन, बॉर्डर साइज, उसके बाद फिर आउटलाइन देना बॉर्डर के बाद, ये दोनों अलग चीज़। यहाँ पे आउटलाइन इसके लिए अलग से जो है प्रॉपर्टी डिफाइन करी गई है। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी में हमें वैल्यू जो तुम्हें पास करना हो। मार्जिन वही जो समझाया, ऑटो कर दो मार्जिन, उसके बाद पैडिंग कर दो 20 पिक्सल, उसके बाद सेंटर कर दो टेक्स्ट लाइन, सेंटर टेक्स्ट लाइन हो गया। और इसमें जो है जो पैडिंग है वो हमने दे दिया कितनी, 20 पिक्सल की, और मार्जिन जितना चाहो दे दो। उसके बाद देखो बॉर्डर के बाहर ये जो ग्रीन कलर है ना, यही होता है हमारा आउटलाइन। कंटेंट, बॉर्डर और आउटलाइन। हम आएंगे इसके बाद आउटलाइन विड्थ में। आउटलाइन की जो, जैसे देखो यहाँ पे आउटलाइन विड्थ की बात हो रही है। आउटलाइन विड्थ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द आउटलाइन एंड कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। जैसे थिकनेस यहाँ पे वो थिन टिपिकली 1 पिक्सल, मीडियम टिपिकली 3 पिक्सल, वहाँ पे 5 पिक्सल थिक। स्पेसिफिक साइज इन px, pt, cm, em, etc, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, आउटलाइन सॉलिड दे दो, आउटलाइन कलर रेड दे दो, आउटलाइन विड्थ दे दो थिन। तो हो गया थिन। रिजल्ट के साथ देख लेते हैं इसको। यहाँ पे ये रहा। उसके बाद बॉर्डर सॉलिड ब्लैक दे दिया गया, आउटलाइन इसमें दिया गया सॉलिड, आउटलाइन दे दिया गया सॉलिड, कलर दे दिया गया आउटलाइन का रेड, रेड हो गया। उसके बाद आउटलाइन विड्थ जो है मीडियम कर दी गई, थोड़ा मोटा हो गया। ये हमारा दूसरा रहा। उससे तीसरा में क्या हुआ, रेड हो गया, थिक कर दिया, मोटी हो गई, बाकी तो वही है। उसके बाद इसमें क्या हुआ, रेड दिया गया, 4 पिक्सल डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे तो 4 गया, यहाँ पे 14 भी कर सकते हो। और ये करते चले जाओ, ये होता चला जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। आउटलाइन कलर डिफाइन कर सकते हो। अभी तक हम कलर डिफाइन करते ही आ रहे हैं आउटलाइन स्टाइल के साथ आउटलाइन कलर, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। शॉर्ट हैंड हमने देख ही ये लिया था पहले, ये हमारे एक एक ही लाइन पे। ठीक है, ऐसे ही हमारे शॉर्ट हैंड यूज़ होते हैं आउटलाइन में। जैसे हमें आउटलाइन लिखना है, हमने 5 पिक्सल बता दिया, सॉलिड येलो बता दिया, हो गया। ऑफसेट भी देख लेते हैं। ऑफसेट का मतलब ये है कि द ऑल लाइन ऑफसेट
प्रॉपर्टी ऐड स्पेस बिटवीन एन आउटलाइन एंड द बॉर्डर ऑफ द एलिमेंट। ये लो, बॉर्डर्स और आउटलाइन के बीच की जो वैल्यू है ना, ये हमारी ऑफसेट है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कहाँ गया, आउटलाइन 1 पिक्सल, बॉर्डर इतनी, ऑनलाइन ऑफसेट ये रहा 15 पिक्सल का डिस्टेंस दे दिया गया दोनों के बीच में। मतलब बॉर्डर से लेकर के कहाँ तक, बॉर्डर से लेकर के आउटलाइन तक। सी आउटलाइन एंड बॉर्डर, मतलब आउटलाइन और बॉर्डर के बीच की बात हो रही है। ठीक है, ये भी क्लियर। टेक्स्ट के लिए थोड़ा सा देख रहे, टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट के साथ खिलवाड़, टेक्स्ट के साथ जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, मतलब उसके साथ ट्राई इट योरसेल्फ, यहाँ पे लिंक भी लगा दी गई। तो वो कुछ इस तरह से है। अ कलर रेड x वैल्यू लाइक दिस, RGB वैल्यू लाइक दिस। अब यहाँ पे देखो, ये तो ठीक है, चलो खोल के देखते हैं इसमें। यहाँ पे एक कलर दे दिया गया ब्लू, बॉडी कलर H1 कलर दे दिया गया ग्रीन, H1 कलर हमारा ये रहा, बॉडी कलर हमारा ये रहा, बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है एन अदर पैराग्राफ। तो ये तो बहुत बेसिक था, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो देखने वाली जैसी रही हो। कलर अलाइनमेंट भी देख लिया, डेकोरेशन देख लो। चलो टेक्स्ट अलाइन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब ये है टेक्स्ट की पोजीशन, यहाँ पे सेंटर, लेफ्ट, राइट कौन कौन से होते हैं। टेक्स्ट अलाइन होता है, टेक्स्ट अलाइन लास्ट होता है, डायरेक्शन होता है, यूनिकोड बीडी होता है, वर्टिकल अलाइन होता है। ठीक है, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ पे हम करते हैं सेंटर, लेफ्ट और राइट। और देखते हैं शायद इसके अंदर और ज़्यादा हूँ, सारे देखने को मिल जाएंगे। 3 यूज हुए, लेफ्ट राइट अलाइन, ये तो जानते हैं सेंटर, ये हो गया हमारा लेफ्ट, ये हो गया हमारा राइट। ठीक है, मतलब शिफ्ट करना टेक्स्ट को अकॉर्डिंग टू द साइड विच यू वांट टू एडजस्ट ऑन द एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन पे आते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या है, डेकोरेशन का मतलब क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, कलर, स्टाइल, डेकोरेशन थिकनेस और डेकोरेशन। चलो ये भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम करेंगे ओवरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन, अगर हम ओवरलाइन करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर टॉप पे एक लाइन बन के आ रही है, जैसे अंडरलाइन होता है वैसे ओवरलाइन होता है। उस तरह से H2 अगर हम H2 में डिफाइन करते हैं क्लास क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी और लाइन थ्रू का मतलब टेक्स्ट और उसके मतलब लाइन बिल्कुल काट दिया उसको, कुछ ऐसा। ठीक है, तो अगर हम टेक्स्ट डेकोरेशन जो है लाइन थ्रू करते हैं तो हमारा टेक्स्ट में कुछ इस तरह का आउटपुट आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम टेक्स्ट डेकोरेशन की बात करें, अंडरलाइन बहुत कॉमन है, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन, अंडरलाइन, मतलब ऊपर भी लाइन दे दो नीचे भी लाइन दे दो। तो ये हमारा हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं क्या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि अपर केस, लोअर केस और कैपिटल और कैपिटलाइज। आई होप आप जानते होगे इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट को छोटा बड़ा जैसा चाहो लिखो, किसी भाषा में आएगा कैपिटल ही। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम अपर केस लिखते हैं तो जो हमारा पैराग्राफ P पॉइंट अपर केस है, ये P पॉइंट अपर केस, ये अपर केस है। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ जो अपर केस के नाम से है, जिसका क्लास हमने अपर केस दे रखा है। देखो हमने बताया ना, पैराग्राफ के अंदर भी क्लास बनी है और क्लास को हम डिफाइन करते हैं डॉट से, और अगर यही आईडी होती तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं हैशटैग से। ठीक है, तो पैराग्राफ अपर केस के लिए यहाँ पे बताया गया कि भैया तुम्हारा जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा ना वो अपर केस का होगा। अब इस पहले पैराग्राफ में कुछ भी लिखो, उनका ट्रांसफॉर्मर अपर केस है तो ये अपर केस ही आने वाला है। ठीक है, इनको लोअर केस बता दिया गया है कि भाई तुम्हारा जो है लोअर केस है, तुम्हारा नाम क्या है, आईडी तुम्हारी जो क्लास है उसका नाम है लोअर केस। तो दूसरा पैराग्राफ में अगर हम क्लास है लोअर केस, इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब हम इसमें चाहे कुछ भी लिखे, कुछ भी, मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर भी अगर यूज़ कर लूँ ना, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कैपिटल लॉक किया और कुछ भी कैपिटल लेटर यूज़ कर दिया तो ये फिर भी आने वाला है स्मॉल लेटर में। रन करके देखो, ये स्मॉल में आ गया, मैंने टाइप क्या किया था अपर केस में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म यूज होते हैं, ये बहुत क्लियर था।
स्पेसिंग क्या होता है? टेक्स्ट स्पेसिंग। टेक्स्ट स्पेसिंग मतलब ये है कि दो टेक्स्ट के बीच में जगह है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट स्पेसिंग। ये रहा स्पेसिंग का, देखो ये एक एक बीच में हमने जगह छोड़ दी। कैसे? हमने यहाँ पे बता दिया भाई स्टाइल में कि जो है स्पेसिंग कम से कम 5 पिक्सल की हो दोनों के बीच में, दो लेटर्स के बीच में 5 पिक्सल की स्पेसिंग हो, तो यहाँ पे आ रही है लेटर स्पेसिंग, उसमें क्या दिक्कत है? -2 कर दोगे तो ये एक के ऊपर चढ़ने लगी, ठीक है, मतलब कम हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं कर दूँ, मान लो मैं यहाँ पे कर दूँ 15, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे लिख दिया 15, में स्पेसिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये लो और ज़्यादा बढ़ गई। मैं इसको करता हूँ और ज़्यादा माइनस माइनस कर दूंगा, मैं इसको मान लो कर दूँ 5, ये एक दूसरे के ऊपर लेटर्स चढ़ जाएंगे, है ना। अगर मैं इसको कर दूँ 15, क्या होगा? सोचना था, ठीक है। ये है हिसाब किताब, ठीक है। तो मतलब फिलहाल करो यार, मज़ा आता है, सीएसएस बहुत काम कीजिए। उसके बाद टेक्स्ट शैडो, अब शैडो भी देना है टेक्स्ट में, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कुछ इस तरह की फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। शैडो यहाँ पे आ रही है, शैडो का कलर डिफाइन कर सकते हो, शैड कितने तो कितने तक का आप डिफाइन करना है, कुछ इस तरह से यहाँ पे करके देख लो। 2 पिक्सल 2 पिक्सल है, 2 पिक्सल हम कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 5, इसको कर देते हैं 12, कर के देख लो, ये लो 5 12 का हो गया मैटर, ठीक है। तो इस तरह से देखो यहाँ पे लिखा है इन इट simplest use you only specify the horizontal shadow 2 pixel and the vertical 2 pixel। मतलब यहाँ पे जो है हॉरिजेंटल और वर्टिकली की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू 5 की जगह अगर मैं 15 कर दूँ ना, तो देखो क्या होगा। एक चीज का यहाँ पे अंतर यह आएगा कि जो है एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटली, ये देखो ये इधर को मूव हो गया। अगर मैं इसको कर दूं 25, या और ज़्यादा मूव हो जाएगा 25, ये अब इधर को भागेगा लेफ्ट राइट को, मतलब ये जो क्या कर रहा है, ये हॉरिजेंटली इफेक्ट कर रहा है, मतलब पहला पार्ट हॉरिजेंटल है, ये हमारा वर्टिकल होगा। ये देखो और इधर भागा। अगर मैं इसमें कर दूं 250, अब ये इसके बिल्कुल बाहर ही चला जाएगा, आई होप बिल्कुल बाहर ही चला गया, ठीक है। तो ये मतलब हमारा शैड एक तरीके से शैडो है। और हमें इसको अगर मैं कर दूं 120, तो 0, तो ये क्या होगा? और ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब इसका क्या होगा? अब इसका ये होगा कि अभी तक जो ना ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, सिर्फ लेफ्ट राइट को भाग रहा है, लेकिन अब ये अप डाउन होगा, अब अप डाउन डिस्टेंस होगा, मतलब ये अब इसकी जो हॉरिजेंटल वैल्यू है ना वो तो फिक्स हो चुकी है, लेकिन अब ये वर्टिकली स्पेस क्रिएट करेगा। ये देखो ये है उसी जगह पे, सिर्फ इसने क्या किया, नीचे खिंचा गया, मतलब वर्टिकली जो है इसका हिसाब किताब। तो कुछ इस तरह से हमारा शैडो काम कर रहा है। शैडो हो गया, इसमें देखो कलर भी आप डिफाइन कर सकते हो। मैंने शैडो कलर ये रेड कर दो, मतलब हमने यहाँ बता दिया कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, और कलर ये कर दो, ठीक है, रेड क्लियर, बहुत आसान है। अच्छा अब इसमें कुछ इस तरह का इफेक्ट था, इसमें हमारा शैडो कुछ अलग टाइप का है, तो इसमें एक दिन तो क्या होगा, अब इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें ब्लर भी इफेक्ट शामिल हो गया है। एड अ ब्लर इफेक्ट 5 पिक्सल टू द शैडो, यहाँ पे ब्लर अब इस्तेमाल हुआ है। ब्लर इस्तेमाल कैसे हुआ है? केवल हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 के 5 पिक्सल कर दिया, बस कहानी खत्म। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 15, तो क्या हुआ, ये हो गया। अगर मैं इसमें कर दूँ 35, तो ये हो गया। मतलब खिलवाड़ करोगे तो सब पता चलेगा, लेकिन है बहुत इंटरटेन थिंग, ठीक है। तो हम लोगों ने शैडो तक देखा, उस पर हमने कलर देख लिया, अलाइनमेंट देख लिया, डेकोरेशन देख लिया, ट्रांसफॉर्म, स्पेसिंग, अब शैडो भी हो गया। अब सीएसएस फॉन्ट देख लेते हैं। तो सीएसएस फॉन्ट में क्या है, कुछ इस तरह की हरकतें, सेल्फ, रेड, सीरीज, ठीक है। ये है काम की चीज भाई, कुछ भी कहो, मजा तो आ रहा है। देखो फॉन्ट फैमिली यहाँ पे इस्तेमाल करी गई है। फॉन्ट फैमिली यहाँ पे टाइम न्यू रोमन कर दिया गया, टाइम सीरीज, ठीक है। उस तरह से एरियल, ये कुछ इस तरह से, ये मतलब ठीक है यार, ये बहुत आसान है, इसको मैं क्या समझाऊँ, सीएसएस बहुत कॉमन है और आप इसको देख लेना। बेसिकली मैं जावास्क्रिप्ट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सीएसएस बस ऐसे देख लो, और ये यूज़ करते करते आपको अपने आप आ जाएगी। बस ये है कि थोड़ा सा ओवरव्यू नॉलेज होना जरूरी है। तो वेब शेप फॉन्ट्स, व्हाट इज वेब शेप फॉन्ट?
वेब शेप फॉन्ट आर फॉन्ट दैट आर यूनिवर्सली इंस्टॉल अक्रॉस ऑल ब्राउजर्स एंड डिवाइसेस, ठीक है। कॉल बैक फॉन्ट्स, ये सब देख लेना यार, क्या बताऊँ मैं, ठीक है। ये तो हटा दो मेरे हिसाब से, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, गूगल फॉन्ट, सीएसएस गूगल फॉन्ट्स, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा है। हेड पार्ट में हम क्या करते हैं कि गूगल फॉन्ट का यहाँ पे हम एक यूआरएल डिफाइन कर देते हैं, और जो भी हमें फॉन्ट लेना है हम उसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये बहुत आसान है। बस मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा था कि इसका जो है हमें स्टाइल शीट जो है लेना होता है और अपने वेब पेज के हेड पार्ट में पेस्ट करना होता है। उसके बाद देखो इसमें कुछ और भी है यार, ये बहुत काम का चीज़ है। इन एडिशन लिंक कैन बी स्टाइल्ड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेट दे आर इन। अगर यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो है 4 लिंक्स स्टेट यहाँ पे हैं, कौन सी, एक होता है लिंक, एक होता है विजिटेड, एक होता है होवर, एक होता है एक्टिव, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, समझो क्या है एंकर टैग के अंदर, अगर लिंक केवल है तो नॉर्मल अनविजिटेड लिंक होगी, मतलब फ्रेश। जैसे अभी हमने पेज में हाइपर लिंक बनाया और हमने उसको डिस्प्ले कराया, तो वो हमारी एक नॉर्मल विजिटेड है और उसका कलर जो है ब्लू ही रहने वाला है। लेकिन इसके बाद अगर विजिटेड है, अ लिंक द यूज़र हैज़ विजिटेड, ये विजिटेड के लिए हम यूज़ करते हैं अगर हमको दिखाना है कि हाँ ये यूज़ हो चुकी है। होवर का मतलब है अ लिंक व्हेन अ यूज़र माउस ओवर इट, अगर इस पर ओवर करे तो ये इसका बिहेवियर चेंज करेगा। एक्टिव का मतलब है अ लिंक द मोमेंट इज इट इज क्लिक्ड, एग्जाम्पल से बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है स्टाइलिंग अ लिंक डिपेंडिंग ऑन स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहली बात करते हैं, ए कलर रेड है, ठीक है, ए लिंक कलर हमने लिख दिया रेड। अनविजिटेड के लिए, जिसको अभी किसी ने विजिट नहीं किया है, ठीक है, अनविजिटेड के लिए हमने कर दिया कलर रेड। एंकर टैग, एंकर लिंक कहाँ पे, ये है, ठीक है, टारगेट फ्लैग। अभी यहाँ पे ये हमारी है एंकर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि लिंक जो है आप कर दो इसको रेड, अगर किसी ने इस पर अभी तक क्लिक नहीं किया है तो। विजिटेड में कर दो कलर ग्रीन, विजिटेड लिंक, ठीक है, इसमें कर दो ग्रीन अगर ये विजिटेड है तो। इसमें इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, ग्रीन कर दो। और अगर ओवर किया जाए तो इसका हॉट पिंक आना चाहिए, बिल्कुल हॉट पिंक आ रहा है। उसके बाद सेलेक्टेड लिंक, सेलेक्टेड लिंक एक्टिव ब्लू कर दो, अगर देखो देखा आपने, ठीक है, क्लिक करने पे और माउस होल्ड करने पे ये ब्लू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद होवर करने पे ये हो रहा है क्या, पिंक, ठीक है। और उसके बाद ये ग्रीन कब हो रहा है, ग्रीन हो रहा है विजिटेड, जब ये मतलब विजिटेड का मतलब इसने इस पे क्लिक करके जो है इसको विजिट कर चुका है तब। और ग्रीन कलर इसका हो रहा है विजिटेड। अब यहाँ पे लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट का भी यहाँ पे है कि अगर आपको कुछ इस टाइप से चाहिए तो स्टाइल क्या करोगे, इस टाइप से नंबरिंग चाहिए तो क्या करोगे, इसे रोमन में चाहिए तो क्या करोगे। तो ये सीएसएस के पार्ट्स हैं, हम देख सकते हैं। यूएल से हमारा होता है अनऑर्डर लिस्ट, और ओएल से हमारा होता है ऑर्डर लिस्ट, फिर ओएल है, फिर ओएल है। चलो इसमें आई थिंक सारे देखने को मिल जाएंगे हमको। यहाँ पे फर्स्ट में हमने क्या किया है, सर्किल यूज़ किया है, तो हमें यहाँ पे सर्किल बन के आ रहा है। सेकंड में हमने स्क्वायर यूज़ किया है, यहाँ पे स्क्वायर बन के आ रहा है। अपर रोमन लिखा है तो यहाँ पे अपर रोमन लिख के आ रहा है। लोअर रोमन करते तो ये स्मॉल में और पतला लगता है। कर दिया, एबीसी से स्टार्ट हो गया, ये भी बहुत आसान था। टेबल के लिए चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं टेबल में भी। टेबल में क्या है कि स्पेसिफाई टेबल बॉर्डर इन सीएसएस, यूज द बॉर्डर प्रॉपर्टी, बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करो और उसमें वैल्यू डिफाइन कर दो। ये तो हम देख चुके थे भाई, पहले ही देख चुके थे जब हमने बॉर्डर क्रिएट किया था। यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड कर दो बॉर्डर इसकी प्रॉपर्टी, तो ये 1 पिक्सल सॉलिड हो गई।
कलर दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, सारा कुछ है। टेबल का, टीएच का, ये हम करके देख चुके थे एक्चुअली, बार बार रिपीट करना ठीक नहीं, टाइम खराब होगा। टेबल साइज भी डिफाइन कर सकते हो, ये देखो ये भी हम यूज़ कर सकते हो। विथ हाइट हम यहाँ पे डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे विथ 100% 70 पिक्सल हाइड कर दो। अलाइनमेंट भी कर सकते हो इसमें, टेक्स्ट अलाइनमेंट का सेंटर लेफ्ट राइट जैसे भी आपको शिफ्ट कराना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया उस तरह से, लेफ्ट कर दिया है ना। तो ये चीज़ भी यहाँ पे देखो, लेफ्ट 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 है ना, सेंटर करोगे तो ये बीच में आ जाएगा, राइट करोगे तो इधर से शिफ्ट हो जाएंगे लेटर्स। तो ये भी हो गया। टेबल स्टाइल देख लो, टेबल स्टाइल में यहाँ पे क्या है, पैडिंग वगैरह सेट की गई है कि यहाँ से लेकर के बॉर्डर तक के बीच की जो पैडिंग होगी वो क्या होगी। तो वो ये भी हो गया। रिस्पॉन्सिव करना है, रिस्पॉन्सिव टेबल के लिए हमें क्या करना होता है, ये है फर्स्ट लास्ट पॉइंट्स इसके अकॉर्डिंग काम होता है। ये तुम देखते रहना भाई, ये मैं नहीं समझाने वाला, इसे बहुत टाइम जाएगा। डिस्प्ले में क्या है, डिस्प्ले में ड्यू H1P फ्रॉम फॉर्म हेडर फूटर, ठीक है। ये डिस्प्ले है हमारे, एक यूजर इंटरफेस होता है इसका पेज का, ठीक है। मैक्स विथ ड्रॉप डाउन्स, ये देखने वाली बात है। ड्रॉप डाउन्स किस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से ड्रॉप डाउन्स हम बना सकते हैं। जैसे हम लोग माउस ओवर करके देखते हैं ना कई बार, कि मतलब ये देखो हमने यहाँ पे माउस ओवर किया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन किया गया। जैसे हम क्या करते हैं कई बार, किसी वेबसाइट में देखा होगा आपने कि मेनू में हम जाते हैं, माउस ओवर करते हैं तो उसके नीचे और कई सारे मेनू खुल जाते हैं, कुछ इस तरह से हेलो वर्ल्ड आ गया। तो इस तरह से माउस ओवर भी कर सकते हैं। उसके लिए हम कैसे क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई और क्लास में पोजीशन कर दिया हमने रिलेटिव, और डिस्प्ले कर दिया इन लाइन ब्लॉक, ठीक है। और नन कर दिया डिस्प्ले, उसके बाद पोजीशन कर दिया एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कर दिया हमने ये कलर, और 100 हाइट विथ यहाँ पे शैडो शो सब यहाँ पे हमने कर दिया डिफाइन, ठीक है। तो ये देख लेना, प्रैक्टिस से आ जाएगा। इमेज गैलरी पे कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सी, यहाँ पे ड्यू गैलरी को हमने दिया एक क्लास, और हमने मार्जिन दे दी 5 पिक्सल, बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड, और ये हमारा कलर हो गया। उसके बाद ये हमारा लेफ्ट साइड में जाना है, 1 पिक्सल हाइट यहाँ फ्लोट हमने दिया लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट करो, और 180 पिक्सल का तुम्हारा जो रहेगा क्या विड्थ रहेगा, ये 180 का। और इस तरह से जो है ड्यू गैलरी होवर कर दो, ये होवर पे काम हो रहा है। बॉर्डर दे दो इसमें इतना, और कलर दे दो इतना, तो इसका कलर देखो चेंज हो रहा है ना, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, मतलब बॉर्डर भी आ रही है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल दे रखी है। अभी इसमें बॉर्डर बहुत हल्की आ रही है, लेकिन इसमें सॉलिड बॉर्डर आ रही है, यहाँ पे सॉलिड लिख रखा है इसलिए सॉलिड आ रही है, समझ गए। यहाँ पे अभी सॉलिड हमने ये कलर दे रखा है, कलर तो अभी ये सॉलिड तो आ रही है, लेकिन इसका कलर थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, थोड़ा हल्का कलर दिख रहा है। लेकिन जैसे मैं होवर करता हूँ बॉर्डर एकदम सॉलिड हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे होवर पे दे रखा है ना 1 पिक्सल सॉलिड, कलर भी हमने अलग कर रखा है, तो डार्क हो रहा है, कलर डार्क हो रहा है और सॉलिड आ रही है। उसके बाद दी गैलरी इमेज विथ 100% और हाइट 8 हो, ये इमेज की बात हो रही है, जो पर्टिकुलर इमेज हो रही है ना इसकी बात हो रही है। 100% जो है विथ ले लो आप, किसकी ड्यू की, जितने ड्यू में हम आपको रख रहेंगे उसकी 100% पूरी विथ आप ले लो, और इसको जो है ऑटो कर दो, हाइट इसकी जो जितनी हो उसको ऑटो रखो, ठीक है। उस तरह से ये है DESV, इसमें भी देख लो, डिस्क्रिप्शन की बात है ये DESC, ठीक है। यहाँ पे पैडिंग 15 और टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहाँ पे हमने कर दिया इसकी 15, क्या पैडिंग, पैडिंग मतलब एरिया से बीच की दूरी पैडिंग, और यहाँ पे मतलब कर दिया टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो ये भी बहुत इजी था।